वेलकम बच्चों। आज लेक्चर नंबर 8 नया टॉपिक। आज हम लोग अध्याय 3 का धारा वैद्युत का एक नया टॉपिक देखने चल रहे हैं जो लेक्चर नंबर 7 के बाद का टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, यानी कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार निर्भर कर रही है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। 3 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़ना नहीं है, ज़रूर आता है यह प्रश्न। तो प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता किस प्रकार से है, ये हम लोग लिखने चल रहे हैं। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, लिखना शुरू करता है। ठीक है। थ्योरेटिकल पूरा चीज़ है और इसमें ग्राफ भी बनेगा, तो ग्राफ भी आता है। 3 नंबर का इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चलो बेटा लिखना शुरू करते हैं। वेरी गुड। चलो तो हम जानते हैं, लिखना शुरू करो बेटा। हम जानते हैं किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का सूत्र निम्न है। डैश करके फिर लिखोगे क्या सूत्र है। रो इक्वल टू m/n/e² टाउ, ये सूत्र है। इसको इक्वेशन नंबर लिख लो 1, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ऐसे पूरा बढ़िया से लिखना, एकदम छाप देना बोर्ड में, तभी पूरा नंबर मिलेगा। n क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला पिछले लेक्चर में डिराइव किया गया है, तो बहुत आराम से जाके इसको धीरे धीरे वीडियो रोक के देखना और मज़ा आएगी इसको करने में। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। टाउ क्या है, औसत श्रांति काल। ठीक, इतनी चीज़ें तुम्हें पता है। m/n/e टाउ, m/n/e टाउ क्लियर हो गया। ठीक, ये तो एक लॉ है जो अभी हम लोग डिराइव किए थे। प्रतिरोधकता के इस सूत्र को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन प्रयोगों के द्वारा T ताप पर, है ना, इसके अलावा, है ना, प्रयोगों से T ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसको भी लिखना है। रो टी, ठीक है ना। रो टी का मतलब है टी ताप पर प्रतिरोधकता, इक्वल टू होता है रो नॉट 1 + अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ये फार्मूला बेटा तुम लोग लिख लो। इस फार्मूले को कर दो इक्वेशन नंबर 2। रो एट टेम्परेचर टी, यानी कि टी ताप पर प्रतिरोधकता क्या है। रो नॉट क्या है, टी नॉट ताप पर, यानी कि शुरुआत में अगर ताप टी नॉट है तो टी नॉट ताप पर प्रतिरोधकता रो नॉट है। टी ताप पर अगर टी नॉट से ताप बढ़ाकर टी कर दिया जाता है तो प्रतिरोधकता रो एट टेम्परेचर टी हो जाती है। ठीक। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक नियतांक है जिसे किसी तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, या प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। इसको हम हटा रहे हैं, ये चीज़ हटाकर बीच mit लिखेंगे। आप लोग इसके बाद यहाँ तक लिख ही चुके हो। ये टी ताप पर प्रतिरोधकता आ गई। तो इसके बाद लिखना जहाँ रो नॉट क्या है, टी नॉट ताप पर
प्रतिरोधकता है। अल्फा क्या है? अल्फा को हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका मान अलग अलग होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर को, या कहीं कहीं इसको प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी कहते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग अल्फ़ा को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमको इसको लिख देना है, ठीक। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से अब हम लोग आगे ये दिखाएंगे कि प्रतिरोधकता कैसे बदलती है, कैसे निर्भर करती है ताप पर, ठीक। तो अब हम लोग केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट है ना, धातुओं के लिए। पहला में केस क्या है? धातुओं के लिए। ऐसे हेडिंग डाल देना, आगे डैश कर देना, ठीक। केस फर्स्ट। तो अगर पूछा जाए धातुओं के लिए क्या होगा तो लिखना है ना, जो पूछा जाए उतना ही करना। अगर पूछा जाए कि धातुओं, अधातुओं, मिश्र धातुओं सबका करो तो पूरा लिखना। जो पूछा जाए एग्जाम में उसी की कार्ड हम हर चीज़ों का निकलवा दे रहे हैं, धातुओं का भी, अधातुओं का भी, मिश्र धातुओं का भी और अर्धचालकों का भी। तो पहला केस है धातुओं के लिए, ठीक। तो अब पूछा जाता है धातुओं के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग लिखना शुरू करो। देखो बेटा, धातुओं का जब ताप बढ़ाया जाता है तो ये दो फार्मूले तुम्हारे पास हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलों की हेल्प से हम लोगों को लिखना है। तो धातु अभी पहले समझ लो, फिर लिखवाने के लिखवा दें। धातुओं का जब ताप बढ़ाया जाता है तो यन का जो मान होता है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, यन का मान ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन टाउ का मान तेज़ी से घट जाता है। यन का मान तेज़ी से नहीं बढ़ता, लेकिन टाउ का मान तेज़ी से घट जाता है। यानी कि टाउ बढ़ेगा तो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन टाउ का मान तेज़ी से घट जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यन का मान मान लेते हैं 2 गुना हो गया। यन कितना हो गया? 2 गुना। लेकिन टाउ जो है, जो औसत क्रांतिकाल है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मान लेते हैं ये 8 गुना कम हो गया, यानी कि 1/8 हो गया। देखो इधर, देखो तो अब ये रो डैश हो गया। बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई ताप बढ़ाने पर? मान लेते हैं 2 गुनी हुई, लेकिन जो टाउ का मान है वो 1/8 हो गया। अब इससे को काट दो, 4 आ गया। ये 4 ऊपर जाएगा तो अब रो डैश क्या हो जाएगा बोलो? 4 इंटू यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। अब यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ क्या है? ये पहले का, जब ताप नहीं बढ़ाए थे तब का प्रतिरोधकता है। तो अब ये 4 इंटू रो ना हो गया। क्या समझे? यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ यन में बढ़ोतरी जो हो रही है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाउ में जो घटोतरी हो रही है, यानी कि जो कमी हो रही है वो ज़्यादा है। तो इसका ये, तो इसको, इसके प्रभाव को ये कैंसिल नहीं कर पा रहा है। इसका प्रभाव कम है, इसका प्रभाव ज़्यादा कम हो गया। ये 2 गुना हुआ, ये 8 गुना कम हो जा रहा है। तो 2 चौक 8, 4 पहुँच गया ऊपर। तो ये तुम देखो 4 गुना हो रही प्रतिरोधकता, 4 गुनी बढ़ जा रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, ठीक। तो ये रिजल्ट आ गया, दिमाग में नोट कर लो। ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, और प्रतिरोधकता अगर बढ़ती है तो चालकता घटती है। प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता। प्रतिरोधकता बढ़ती है तो चालकता घटती है। वेरी सिंपल। तो ये तो रही समझाने की बात, ठीक। लेकिन अब लिखना क्या है? जो लिखना है वो छोटा लिखा जाता है, इसलिए ये जो समझाने की चीज़ है ये केवल तुम्हारी जानकारी के लिए है। कहीं कोने में लिख लेना, एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलते हैं तो बेटा चलो लिखो। अब लिखने का काम है। धातुओं के लिए हेडिंग डाला है तुमने, आगे लिखो। धातुओं का ताप बढ़ाए जाने पर यन का मान बढ़ता है तथा टाउ का मान घटता है, परंतु
परंतु यन के मान में होने वाली वृद्धि टाउ के मान में होने वाली कमी की तुलना में कम होती है। यह वृद्धि कम हुई और जो कमी हुई वो ज़्यादा हुई। परंतु टाउ के मान में होने वाली वृद्धि परंतु यन के मान में होने वाली वृद्धि टाउ के मान में होने वाली कमी की तुलना में कम होती है। परिणाम स्वरूप यन ई स्क्वायर टाउ का मान घटता है। यह पूरी वैल्यू का मान क्या हो गया? परिणाम स्वरूप यन ई स्क्वायर टाउ का मान घटता है और प्रतिरोधकता बढ़ती है। इतना हम लोग लिख लेंगे। अब ये समीकरण 1 के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक। ब्रैकेट में लिख देना, आगे जब बढ़ती लिखो ब्रैकेट में लिख लेना समीकरण 1 के अनुसार, ठीक है ना। अब पैराग्राफ चेंज कर दो, लिखो धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान धनात्मक व कम होता है। अल्फा का मान क्या होता है? धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान कम व धनात्मक होता है। अतः समीकरण 2 के अनुसार ताप बढ़ाने पर, भाई जब अल्फा धन में हो जाएगा, ये तो धन में है ही, ये भी धन में हो गया, एक में कोई चीज़ जोड़ोगे तो एक से ज़्यादा आएगी, एक से ज़्यादा संख्या का गुणा अगर रो नाट में कर दोगे तो जो रो टी आएगा वो रो नाट से ज़्यादा आएगा। मान लेते हैं रो नाट है, यहाँ आ गया 1.5, तो 1.5 रो नाट आ गया कि नहीं? तो पहले रो नाट था, 1.5 रो नाट आ गया। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ रही है। तो तुम लोगों ने लिख लिया, क्या लिखा कि धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक व सूक्ष्म होता है, अतः समीकरण 2 के अनुसार धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक। अब धातुओं की प्रतिरोधकता अगर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो किस प्रकार से बढ़ती है, इस चीज़ को तुमको देखना है। तो इसका हम लोग ग्राफ भी बना देते हैं। तो मान लेते हैं कोई कहे कि कॉपर के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, ठीक है, 200 केल्विन, इस तरह से यहाँ T है केल्विन में है और यहाँ क्या है? प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता किस प्रकार से वेरी करेगी ये हम लोग देखते हैं। 0.2 है, यहाँ 0.4 है, ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। यहाँ प्रतिरोधकता इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर में है। प्रतिरोधकता जनरली 10⁻⁸ में ही होती है ओम मीटर में। और इसका ग्राफ जो आएगा बेटा वो इस तरह से आएगा, देख रहे हो? प्रतिरोधकता देखो ना, ताप बढ़ाने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस तरह से यह ग्राफ यह दिखा रहा है कि प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ रहा है, प्रतिरोधकता बढ़ रही है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लीनियरली नहीं बढ़ती, ठीक। तो ये हमारा धातुओं के लिए ग्राफ भी हो गया और ये फार्मूला भी हो गया। फार्मूला यही 2 फार्मूलों से हम फिर अगले के लिए भी करने चल रहे हैं। दूसरा क्या है? 1 सेकंड, जिनका पूछा जाएगा उतने का ही लिखना है। अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए क्या होता है? अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये अर्धचालक होते हैं, ठीक। तो अर्धचालकों में क्या होता है? अर्धचालकों में जब ताप बढ़ाओगे तब क्या होगा? तो अर्धचालकों में यन का मान ज़्यादा बढ़ता है और टाउ का मान कम घटता है। देखो पिछले से उल्टा, पिछले वाले में क्या था कि यन कम बढ़ रहा था और टाउ ज़्यादा घट रहा था। इसमें यन ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आवेश वाहकों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, टाउ का मान कम घटता है, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे यन यहाँ पे 10 गुना हो गया और
टाउ का मान केवल आधा हो गया। चलो देखो ऐसे, तो रो डैश क्या हो जाएगा, यम है, यन का मान देखो 10 गुना हो गया और टाउ का मान आधा हुआ, तो 2 से काट दो 5 आ गया। तो रो डैश बराबर क्या आ गया, यम अपान 5 यन ई स्क्वायर टाउ। तो क्या हो गया यहाँ, तो यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ का कितना हो गया, 1/5 गुना। तो 1/5 गुना होने का मतलब क्या है कि प्रतिरोधकता घट रही है। तो इस उदाहरण को जरूर याद रखो, यहाँ यन ज़्यादा बढ़ता है, टाउ कम घटता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल अगर याद रखोगे तो बहुत ईजिली लिख लोगे। ठीक है ना। तो चलते हैं इसके आगे लिखना शुरू करते हैं। लिखो, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर यन का मान तेजी से बढ़ता है परंतु टाउ का मान कम घटता है। परिणाम स्वरूप ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। आगे ब्रैकेट लगा के लिखो, समीकरण 1 के अनुसार। ठीक, तो ये हो गया। पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान कम व ऋणात्मक होता है। अतः समीकरण 2 में अब अल्फा का मान ऋणात्मक है ये, तो जब ऋण में रखोगे तो 1 से कम हो जाएगा। ये 1 से कम संख्या से गुणा करने पर ये रो नॉट से कम देने लगेगा, है ना। मान लेते हैं रो नॉट यहाँ आ गया 0.5 आ गया, तो 0.5 रो नॉट का मतलब रो नॉट पहले था, रो नॉट का आधा आने लगा टी टाप पर। तो क्या लिखा तुमने, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान सूक्ष्म व ऋणात्मक होता है। अतः समीकरण 2 के अनुसार, ये समीकरण 2 था, अतः समीकरण 2 के अनुसार अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर वैद्युत चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटती है तो वैद्युत चालकता बढ़ती है। ठीक, तो इसका भी हम लोग ग्राफ देखेंगे। अगर कोई कहे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन का ग्राफ बनाओ, तो यहाँ टी है, यहाँ क्या है, रो है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ इसका भी है, प्रतिरोधकता लेकिन यहाँ पर तेज़ी से क्या होगी, घटेगी, और तेज़ी से घटेगी तो ये इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक, तो ताप बढ़ रहा है, प्रतिरोधकता कम हो रही, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ आपका प्रतिरोधकता का टाइम के साथ, किसके लिए, अर्धचालकों के लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। तीसरा जो इसमें बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वह केस थर्ड है, और वह केस थर्ड है हमारा मिश्र धातुओं के लिए, यानी कि एलॉय के लिए। तो केस थर्ड, ठीक है ना, तो ये है मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए। तो मिश्र धातुओं में क्या होता है, ये यन और यन का मान तो बिल्कुल नहीं चेंज होता है, नगण्य रूप से बदलता है, लेकिन टाउ का मान बहुत धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो टाउ का मान बहुत धीमे धीमे कम होता है, तो रो का मान बढ़ेगा तो, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ठीक है ना। तो इसके लिए लिखो बेटा, अब मिश्र धातुएं हैं क्या, मिश्र धातुएं जैसे नाइक्रोम, ठीक है ना, कांस्टेंटन, ठीक, कांस्टेंटन या मैग्नीन, है ना, ये सब मिश्र धातुएं हैं। इनका यूज हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आगे भी अभी पढ़ेंगे। तो लिखना शुरू करो बेटा। मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम जो निकिल क्रोमियम का एलॉय है, नाइक्रोम, कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का ताप बढ़ाने पर यन के मान में नगण्य रूप से
परिवर्तन होता है जबकि टाउ का मान घटता है। तब समीकरण 1 के अनुसार ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता रेखीय रूप से अत्यंत कम बढ़ता है। रेखीय रूप से बढ़ेगा तो, लेकिन बहुत कम परिवर्तन होगा, है ना। इस परिवर्तन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं इसके ग्राफ में, है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से तुम लोग देखोगे कि मान लेते हैं यहाँ 1.00 है प्रतिरोधकता, इंटू 10⁸ है यहाँ पे ओम मीटर इनवर्स 1.00। यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं 1.10, यहाँ पर 1.20। देखो ये प्रतिरोधकता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है देखो वो 200, 400, यहाँ क्या है 600, ये क्या है 800। इतना ज़्यादा केल्विन है। यहाँ पर मान लेते हैं 100 केल्विन है, तो ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है और यहाँ पर 1.10 इंटू 10⁻⁻8 है ओम पर मीटर। ठीक, तो ये इंटू 10⁻⁻8 ओम पर मीटर है। यहाँ पर ये रो की वैल्यू है और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ ऐसे आता है, ये एकदम लीनियरली बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600, कितना केल्विन 200 केल्विन बढ़ रहा है, लेकिन 200 केल्विन में देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना अंतर हुआ, ये 1.1 से 1.2 तक नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ 1.10 1.20 तो यहाँ 1.15 होगा। तो 0.05 का अंतर आया। कितने का अंतर आ रहा? 0.05 का अंतर आ रहा। कब? जब 200 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो तब। तो इतना लार्ज टेम्परेचर में जब चेंज करोगे तब थोड़ा सी इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि बहुत धीमे धीमे परिवर्तन होता है, किसमें? प्रतिरोधकता में। कब? जब हम मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की बात करते हैं तब। ठीक, तो रेखीय रूप से बढ़ता है, तुम लोग लिख चुके हो, ठीक है ना। इस समीकरण 1 के अनुसार हो गया। लिखो, पैराग्राफ चेंज करो और फिर लिखो इसके बारे में। इस समीकरण से लिखो, मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक व नगण्य होता है, धनात्मक व नगण्य होता है। अतः समीकरण 2 के अनुसार ताप बढ़ने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम बढ़ती है। ठीक, एक बात और, हमने यहाँ दोनों समीकरणों को लेकर प्रतिरोधकता के प्रभावों को दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों को अगर एग्ज़ाम में केवल पहले वाले समीकरण से भी पता हो ठीक से, तो पहले वाले समीकरण से लिख दो, दूसरे वाले समीकरण से कोई व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर तीनों के ग्राफ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी 2 नंबर में केवल ग्राफ ही पूछ लिया जाता है। कैसे? कि अर्धचालकों, चालकों और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन ग्राफ खींचिए। तो ये हमारा एक आज का बहुत इम्पॉर्टेंट 3 नंबर का यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई हर जगह बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर के क्वेश्चन में तुम लोग को क्या क्या आएगा वो भी लिख लो। धातुओं का ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला प्रश्न। आंसर है धातुओं का प्रतिरोध, धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। दूसरा प्रश्न, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तीसरा प्रश्न, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर अत्यंत
कम बढ़ती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखो, प्रतिरोध तार कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन के ही क्यों बनाए जाते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध तार कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन के ही क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा भी प्रश्न आता है कि मीटर सेतु और विभवमापी में प्रतिरोध तार कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका भी आंसर है कि कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातुएं हैं जिन पर ताप का प्रभाव कम पड़ता है, अर्थात जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बहुत कम परिवर्तित होती है। अतः इस कारण मीटर सेतु और विभवमापी में प्रतिरोध तार कांस्टेंटन या मैग्नीन के बनाए जाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, और नए लेक्चर का इंतज़ार करिए। आगे हम लोग कलर कोडिंग पढ़ने चल रहे हैं। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।